let us know. We will be absolutely there. Okay, Mehul. Saurav, uh, I need help from you. हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके चेक कर लूँ कि सब सही से काम कर रहा है कि नहीं। श्योर, श्योर। ओके, जस्ट लेट मी नो कि मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। या साक्षात, वी आर।
Shubham, are we ready? Yes, sorry. Yes, Saurav, I am ready. Sorry. Okay, okay. So let's start. Good Okay. evening, everyone. Myself, Saurav Tripathi, and for now, I'm an anchorer for this presentation. For today, our speaker are Shubham and Anjali. Shubham, can you introduce yourself? Yes, absolutely. Hello, my name is Shubham. I'm an software intern at Gravitech Dreams, and here is my partner Anjali Vararkar. Due to some reasons, she is unable to introduce herself, so I'm doing her part also. So she is also an software developer intern at Gravitech Dreams itself. So we are presenting Mars exploration rover today. So yeah, let's start. So first of all, why Mars for this mission? There are a lot of planets in our solar system. काफ़ी सारे planet हैं, मार्स वेनस मरकरी, लेकिन हमने मार्स को ही क्यों चूज़ किया? सो मार्स इज़ लाइक मोर कंपेरेबल टू द अर्थ एंड ऐसा माना जाता है कि आज से 3.5 से 4 बिलियन ईयर्स पहले मार्स पे भी लाइफ हुआ करते थे. By reading the atmosphere, soil, rocks, and conditions of Mars, we can actually predict our future, also as well as also know the history of our planet. Okay. Yeah, Anjali, next slide. So, Mars exploration rover. So, as the highlight shows, Mars exploration rover was a set of two robot space missions, which includes Spirit and Opportunity. So, two robots were named Spirit and Opportunity, respectively. They were sent to Mars to read the Martian surface and geology. The launch started in 2003, and they landed. Both the rovers landed in January 2004. हम शॉर्ट टर्म में स्पिरिट को MERA बोलते हैं. MER मतलब मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर ए, एंड मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर बी अपॉर्चुनिटी को बोलते हैं. स्पिरिट जैसा कि हम देख सकते हैं मार्च 2022 2010 तक एक्टिव था, जो कि जितना प्लान किया गया था उस रोवर के लिए उससे वे अहेड तक वो चला. आगे हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. और वैसे ही जो अपॉर्चुनिटी, जो सेकंड रोवर का नाम हमने दिया था, वो जून 10 2018 तक चला. ओके. अंजलि, नेक्स्ट स्लाइड. सो अभी नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे कि लैंडिंग साइट्स कहाँ थी दोनों रोवर्स की. सो यहाँ पे आप राइट में देख रहे हैं, मिडल राइट में MERA. सो इसका नाम है यूसेफ क्रेटर. सो जो स्पिरिट था जिसको हम लोग मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर ए बोलते हैं, वो एक क्रेटर में लैंड किया था जिसका नाम था यूसेफ क्रेटर. और जो अपॉर्चुनिटी रोवर Excuse थी. me, Shubham. Yes. Actually, we are not able to see your presentation. Yeah, right now it's okay. Okay, but it was visible to me. Can anybody respond? Anybody having the same problem? Yeah, even Rahul. Yeah. Okay. Okay. Yeah. या सो एज आई वाज सेइंग, लैंडिंग साइट्स में बता रहा था दोनों रोवर्स की, स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी की. सो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं MERA, यहाँ पे आपको राइट मिडल में आपको देखने को मिलेगा. वहाँ पे एक एक्यूसिव क्रेटर नाम का लोकेशन है जहाँ पे स्पिरिट लैंड हुई थी. और सिमिलरली मेरिडियानी एनम करके एक साइट है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी लैंड की थी. ठीक है. अब ये मैप जो है ये एक मार्शियन मैप है, जिसमें से आप यहाँ पे कुछ वाइट और ब्राउन पार्ट्स, कुछ रेड पार्ट्स, बाकी अलग अलग कलर के पार्ट्स देख सकते हैं जो कि एलिवेशन को दर्शाते हैं. ठीक है. जो वाइट और ब्राउन पार्ट है, दे आर द हाईएस्ट एलिवेशन लेवल ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स, विच इज़ अप टू 12 to 8 किलोमीटर्स. उसके बाद जो रेड और पिंक है वो 8 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक एलिवेट करते हैं. बाकी जो येलो रीजन आपको दिख रहा है वो बिल्कुल
एलिवेट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अर्थ एलिवेशन लेवल। ओके, और ये जो ग्रीन और ब्लू है ये डिप्रेशन में जाते हैं, मतलब कि ये 0 टू -8 किलोमीटर तक इनका एलिवेशन होता है। ओके, अंजलि नेक्स्ट स्लाइड। सो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ये जो मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर है ये एक मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा था, इसके जिसमें पहले ही 3 रोवर मार्स पे और भेजे जा चुके थे, जिसमें से 2 के 2 जो रोवर थे उसका नाम था 2 वाइकिंग प्रोग्राम्स, जिसको 1976 में लॉन्च किया गया था। और एक जो रोवर था वो मार्स पाथफाइंडर नाम का, उसको 1997 में मार्स को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए भेजा गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्स पे काफ़ी सारे ऑर्बिटर्स और भी लैंडर्स और रोवर्स भेजे जाते हैं मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, अंजलि नेक्स्ट स्लाइड। सो इसका ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने पहले बताया कि मार्स के क्लाइमेट, सॉइल, एटमॉस्फेयर ये सबको स्टडी करना था, सो दैट हम अपने प्लैनेट का फ्यूचर और हिस्ट्री अच्छे से जान जान सकें। ओके, तो मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से काफ़ी थिक है, काफ़ी थिन है, सॉरी, जिसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन 1% से भी कम है। ठीक है, तो जहाँ पे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी रोवर रोवर लैंड किए थे, वहाँ पे उन्होंने वहाँ के सॉइल्स और रॉक्स की क्या बोलते हैं उसे, मैं क्या बोल सकता हूँ, जांच पड़ताल की, उन्हें अच्छे से स्टडी किया और वहाँ पे हेमेटाइट मिनरल्स पाए गए। हेमेटाइट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, कि वाटर में ही फॉर्म होता है, जिससे ये पता चलता है कि पास्ट में मार्स पे भी वाटर्स थे। इसके सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कोमांचे करके एक जगह है मार्स पे, जहाँ पे मैग्नीशियम और आयरन कार्बोनेट्स भी फाउंड हुए, जिसके वजह से ये पता चलता है कि वहाँ पे पानी थी, और जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लाइफ पॉसिबली हुई होंगी आज से लगभग 3 या 4 बिलियन ईयर्स पहले मार्स पे भी लाइफ हुई होंगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली। सो एक सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था, सबसे बड़ी एक डिफ़िकल्टी थी कि रोवर्स मार्स पे चला तो गया, बट अब कम्युनिकेट कैसे करेगा वो अर्थ के साथ, ठीक है? क्योंकि अप्रॉक्सिमेटली 55.29 माइल्स किलोमीटर दूर है अर्थ मार्स से। सो कम्युनिकेशन कुछ इस तरह होता था, यहाँ पे ये टेक्निकल टर्म्स में दिया हुआ है, मैं आपको आसान भाषा में बताने की कोशिश करूँगा। सो काफ़ी सारे ऑर्बिटर्स हैं जो कि मार्स को ऑर्बिट करते रहते हैं। इसके अलावा रोवर्स जो थे, जैसे अपॉर्चुनिटी और स्पिरिट रोवर, ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन भी करते थे अर्थ पे। ओके, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसमिशन उतना फीज़िबल नहीं था। फीज़िबल क्यों नहीं था? क्योंकि वो सोलर पावर पे चलते थे और डेटा ट्रांसफ़र इतनी दूर करना, पावर कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा होता था। तो ज़्यादा ये एफ़िशिएंट तरीका नहीं होता था। इसके अलावा अर्थ रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे और मार्स भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। तो काफ़ी बार ऐसा होता था कि जब मार्स रोटेट होता था, मतलब सन के अपोज़िट साइड फ़ेस करता था, तो रोवर को भी अपने साथ अपोज़िट साइड फ़ेस करता था, सो दैट अर्थ से वो कॉन्टैक्ट बिल्कुल ही लूज़ कर देता था। तो काफ़ी मुश्किल होती थी डेटा ट्रांसफ़र में। जो 2 तरीके नासा यूज़ करता था डेटा को ऑब्टेन करने के लिए रोवर से। पहला उसमें से ये था कि 3 रोवर्स थे जो कि ऑर्बिट कर रहे थे। इसमें 2 मार्स ओडेसी ऑर्बिटर और मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर है, और एक है द यूरोपियन स्पेस एजेंसीज मार्स एक्सप्रेस। ये 3 ऑर्बिटर थे। इनके द्वारा कम्युनिकेशन, मतलब डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे था? तो ये ऑर्बिटर जैसे ही फ्लाई करते, ऑर्बिट करते करते इस रोवर के ऊपर आते थे, तो लगभग 8 मिनट का अप्रॉक्सीमेटली समय होता था, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 से 250 बिट्स पर सेकेंड के हिसाब से एमबी डेटा ट्रांसफ़र होता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। और अगर मैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करूँ रोवर की, ये हालांकि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था और बहुत पावर कंज्यूमिंग था, तो ज़्यादा देर हो नहीं पाता था। लेकिन ये जब भी होता था दिन में, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 20 घंटे लेता था, सिर्फ 100 से 250 एमबी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए अर्थ पे। ओके, या नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली। सो फाइनली ये कुछ
पिक्चर्स हैं मार्स के, एक्चुअल मार्स के पिक्चर्स हैं जो कि मैंने कोशिश की है इसमें डालने के। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं और राइट साइड में यहाँ पे रॉक्स हैं और भी माउंटेन्स हैं। तो मतलब ये सब एक्चुअल फुटेजेस हैं जो कि रोवर के द्वारा लिए गए थे। रोवर्स में 9 कैमरास लगे हुए थे जिसमें से काफ़ी कलर कैमरास, काफ़ी पैनारोमिक कैमरास भी एडेड थे। सो ये मिशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए क्योंकि अ, जो भी अचीवमेंट्स इन एक्सप्लोरेशन रोवर ने हासिल की है इससे पहले कभी इतना मार्स के बारे में हमें नहीं पता चल पाया था। इससे हमें बेसिकली पता क्या चला, इससे हमें बेसिकली पता चला कि मार्स पे पहले लाइफ हो सकती थी। उसके बाद मार्स के क्लाइमेट का हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चला। इसके अलावा अभी ह्यूमन को मार्स पे भेजने का जो प्लानिंग किया जा रहा है उसमें ये मिशन काफ़ी हेल्पफुल साबित रहा कि ह्यूमंस को वहाँ पे सरवाइव करने के लिए और फ्यूचर में इफ़ इन केस सरवाइव करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या पहले से प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे। सो दैट वाज द प्रेजेंटेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Shubham, it was a fabulous presentation. Thank you, Saurav. There was a lot of information, a lot of information. So मैंने बहुत काट छाट के बहुत कम और बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। समझ सकता हूँ शुभम. Um, Mayur, if you have any doubt or audience, even I'm asking to audience, if you have any doubt, you can post on chat box or you can raise your hand and come to the stage and ask question to Shubham. कोई भी क्यूरियस क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा है तो आप बिल्कुल बताएं। Okay, that was a fabulous presentation, Shubham, and the work was very absolutely pretty good. Okay, about the Mars and pretty, the images were good, information was delicate and very precise with the bit rates and everything. How the communication was happening with the triangular satellites that have from the two of the Mars and one of the European Space Agency ESA. Okay, and yeah, definitely it takes like in the Deep Space Network antennas in Australia and many more sites across the globe. They fetch this data within the speed of like 120 mbps per second per day. Okay, not per second, per day. So that kind of data we got it, and the technology is used as very much pretty delicate. As one more thing, with adding to this, how what this kind of thing will happen within the data is the technology is pretty old. So if you have any questions related to these presentations, you can ask Shubham via chat box. Okay, and if you appreciate this information has wondered you, then please let me know on the chat box of YouTube or the Discord itself. So we are monitoring both. Okay, thank you so much, Mayur. So if I think and I assume that if you do not have any questions, please let me know here, or we will just end this. Mayur, let's wait for Anjali. She is typing something. Even Bindu is typing something. Yeah.
There is an appreciation message from Anjali. Yes, Anjali, you have done a lot of things in between in the background. So we are definitely appreciating both of you at the same time. And the particular message was for Shubham. The message is the information was brought up correctly. Overall, it was very good. Thank you, Shubham, for being a very supportive partner. Okay, there is one more appreciation from Bindu. It is saying that it was very good presentation, and I don't have any questions. Good work, guys. Okay, so we are waiting for any questions, or if you do not have any questions, please let us know, and after that, we will just end it here. So, Shubham, in the meantime, I have the question for you. Yes, Mayur. Yeah, it is pretty difficult to communicate in between the Earth and Mars. Okay, so Yes, yes. what are the what do you think it is? What is the hardest challenge to get on the Mars and itself, and how we are communicating with the various rovers out there in the deep space? Communicating part is not that difficult as compared to transferring the data. But for transferring the data, they're using a technology to compress the data so that it can be transmitted over very low frequency range also. Okay. So I think that was the most difficult part to develop a technology to compress the large amount of data, especially that far away, and transmit on a very low frequency level. Okay, so what do you they think in future that Elon Musk's idea will get back to soon work and it will work to that we will on the Mars and itself, whatever the dream big is. Yes, I think they are working on it rigorously, so they will succeed absolutely. And apart from this, the main reason is colonization. And one more thing which I have learned during this the research of this presentation is not only the colonization, but all the planets are orbiting the sun not in an elliptical path, but more of a hexagonal path. So, because of the gravitational pull of the sun, there will be a day when all the planets will get merged to the sun. So, it is necessary for us to, in future, obviously, to find a planet which is suitable for human life, which supports human life, and there might be a time when we need to leave the Earth and move to outer space. Okay, okay, that's a good idea to move to the outer space, and I am definitely looking forward to it. But I don't think that this generation will move forward to space. It will take like one or two more generations to out there to proceed in the space exploration. I think so. So, what are your parts, Shubham, on this? I mean, the common civilian are not meant to send to Mars yet, but the astronauts are definitely planning. The NASA is definitely planning to send astronauts to the Mars. And there was also some rumors about growing some plants and maintaining a greenhouse on Mars itself, so to observe the result of that greenhouse itself. So astronauts are being prepared to live a life on Mars we have an as we have advanced a state where there are astronauts who are living in space for more than 6 months. So I think in near future it is really very possible that there will be some astronauts